हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उजेशा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा कांस्टेंट पावर मशीन। देखो, ट्रांसफार्मर की डिफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट पावर मशीन है। पहली ही लाइन में ये चीज़ लिखी थी, अगर आपने नोट्स देखे हो या मेरा फर्स्ट वीडियो देखा हो। तो कांस्टेंट पावर मशीन है हमारा ट्रांसफार्मर। तो वो जब है हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। देखो, दो तरह के केस आते हैं, एक होता है एक आइडियल और एक होता है प्रैक्टिकल। तो आइडियल केस ये होता है, आइडियल एकदम आदर्श, मतलब बढ़िया, एकदम कुछ कमी ही नहीं है, परफेक्ट। तो परफेक्ट में क्या होता है, ट्रांसफार्मर वाकई में कांस्टेंट पावर मशीन होता है। कांस्टेंट पावर मशीन मतलब देखो, एक साइड हम ट्रांसफार्मर को पावर देते हैं, दूसरी साइड से पावर मिलती है। तो मतलब पता ही ना ट्रांसफार्मर का वर्क क्या होता है। तो हमने जैसे प्राइमरी साइड पे हमने जो पावर दी, वो आउटपुट पावर बराबर हो जाती है हमारी इनपुट पावर के। मतलब कि आउटपुट पावर इज इक्वल टू होती है इनपुट पावर के। यही केस होता है ना, यही है कांस्टेंट पावर मशीन, इसी को कहते हैं। मगर ये कौन सा केस है, आइडियल केस है। और प्रैक्टिकली जो ट्रांसफार्मर वाकई एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आइडियली तो कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती ना। तो ट्रांसफार्मर किस खेत की मूली है, ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर वाकई एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें ना ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, मतलब लगभग इक्वल होती है, पूरी तरह से नहीं लेकिन लगभग। लेकिन आइडियल वाले में पूरी तरह से इक्वल होती है, इतना फर्क है बस, ठीक है। तो कांस्टेंट पावर मशीन, देखो ट्रांसफार्मर का जो सिंबल होता है इलेक्ट्रिकल में हम जो बनाते हैं, वो कुछ ऐसा बनता है। देखिए, ऐसे देखा होगा किसी, मतलब आप लोगों ने, ये रहा। ये जो है ना, ये वाइंडिंग है, ये टर्न्स है वाइंडिंग, ये कॉइल जो होती है ये भी वाइंडिंग है। ये कौन सी वाइंडिंग है, ये है प्राइमरी वाइंडिंग। राइटिंग में मत जाना, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हो कि ये मेन चीज़, मतलब है मेन चीज़, लेकिन इस वीडियो की मेन चीज़ नहीं है। ये मुझे पहले ही बताना था, बट हम भूल गए थे, सॉरी उसके लिए। सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। इधर हम कौन सा वोल्टेज देंगे, वी इनपुट देंगे, या फिर इसको V1 कह दो, क्योंकि प्राइमरी साइड मैंने आपको बताया सब कुछ 1 होता है, N1, और इधर E1, और इधर ये E2। ओके, ये वाइंडिंग्स के टर्मिनल्स हैं, इसलिए ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। टर्मिनल तो पता होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे सेल में होते हैं ये। और इधर हमारा V आउटपुट, इसको बोल दो V2। इधर हमने V1 दिया, उधर हमने V2 लिया। ओके, अब पावर आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू VI। पावर इज इक्वल टू VI। अब यहाँ पे आप जब देखो, अभी आप ये वाली जो पढ़ रहे हो अपना डिप्लोमा, इसमें क्या है, तो इसमें ये है 3 तरह की पावर्स पढ़ोगे आप। 10th में तो आपने नॉर्मल पावर पढ़ी होगी, या फिर हो सकता है अगर इंटर में रहा हो, मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने इंटर नहीं किया है, मैंने डायरेक्टली डिप्लोमा किया है। तो मतलब मेरा कहना है कि उसमें आप 3 पावर पढ़ोगे। एक होती है एक्टिव पावर, एक होती है अपेरेंट पावर, एक होती है रिएक्टिव पावर। एक्टिव, रिएक्टिव, अपेरेंट, 3 तरह की पावर है। तो ट्रांसफार्मर हमेशा आप याद रखना अपेरेंट पावर पे काम करता है। किस पावर पे, अपेरेंट पावर पे काम करता है। बट हम जो देते हैं वो उसके एक्टिव पावर होती है, या मे बी इट इज, मे बी नहीं, हाँ ऐसे। तो हम इसको एक्टिव पावर की जो वो होती है ना, उसका फॉर्मूला वो होता है VI cos phi। दिस इज द पावर फैक्टर। ये वोल्टेज, ये करंट, ये पावर फैक्टर, ये क्या है, ये जनरल फॉर्मूला हो गया पावर का ट्रांसफार्मर में। ये क्या हमारा पावर फैक्टर है। ओके, क्या है ये, पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर अभी समझ जाओगे क्या होता है। वैसे पावर फैक्टर का मतलब होता है कि हमारी कोई भी मशीन है, वो कितनी कितनी अच्छे से किसी हमारी, मतलब पावर जो दे रहे हैं उसका कितना अच्छे से यूज कर रही है, कितनी अच्छी पावर प्रोवाइड करवा रही है, वो चीज़ शायद शायद नहीं, मतलब वो पावर फैक्टर पे ही डिपेंड करता है। ओके, तो कॉस फाई की वैल्यू आपको पता है, कॉस फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 1 से 0, है ना। तो पावर फैक्टर जितना अच्छा होता है ना, मशीन उतनी अच्छी मानी जाती है। मतलब पावर फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, अगर 1 है तो मशीन बहुत अच्छी है, अगर 0 के पास चले जा रहे हैं हम तो मशीन उतनी अच्छी नहीं है। ओके, ये चीज़ है पावर फैक्टर, जितना ज़्यादा उतना अच्छा पावर फैक्टर। डन, ये चीज़ हो गई। तो हम यहाँ पे लिखते हैं P इज इक्वल टू इनपुट साइड में जो पावर है, इनपुट साइड में जो पावर है वो हमारी हो जाएगी, मतलब हमने कहा P इनपुट बराबर है P आउटपुट के, आउटपुट पावर बराबर इनपुट पावर। ये कौन सा केस चल रहा है, आइडियल केस चल रहा है भाई। P इनपुट बराबर P आउटपुट, इसका फॉर्मूला यही लगेगा। इनपुट में V1 है, I1 है करंट, और cos phi 1 है। इधर V2 है, I2 है, cos phi 2 है। अब यहाँ ध्यान से देखो, cos phi 1
इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, पूरी तरह से इक्वल करेंगे तो आपका कौन सा बन जाएगा, आइडियल। बट हम अगर कहें कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है तो वो बन जाएगा, ये प्रैक्टिकल केस में होता है कि लमसम बराबर होते हैं। cos फाई 1 प्राइमरी वाइंडिंग का पावर फैक्टर, cos फाई 2 सेकेंडरी वाइंडिंग का पावर फैक्टर। अब अगर ये दोनों लमसम बराबर हो गए तो V1 I1 भी बराबर ही हो जाएगा V2 I2 के, है ना। ये दोनों बराबर ही कर दिए हमने। तो यहां से हम लिख देंगे V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। यहाँ पे देखने से लग नहीं रहा आपको कि V इसमें जो है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I के। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मर में होता है, ये ट्विस्ट है। देखिए आपने 10th में पढ़ा होगा ओम्स लॉ में, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बिकॉज V इज इक्वल टू IR। ये पढ़ा ना, मतलब इसी से आता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मगर ट्रांसफॉर्मर में ओम्स लॉ नहीं चलता है, वो कंडीशन अलग थी, ये ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, बवाल चीज है ये। तो यहाँ पे आपसे पढ़ो V क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल I, मतलब जितना ज्यादा करंट वोल्टेज उतना कम, जितना ज्यादा वोल्टेज करंट उतना कम, ठीक है। अब इसी से समझ लो कांस्टेंट पावर कैसे होती है। तो वो इस तरह से होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब I अगर ज़्यादा है तो V कम है, V अगर ज़्यादा है तो I कम है। तो ये ऐसे मान लो एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारा जो वोल्टेज है वो हमारा है कितना 5 वोल्ट, ओके, और हमारा जो करंट है वो है मान लो आ रहा है हमारा 3 वोल्ट। तो यहाँ पे V5 है और यहाँ पे I3 है, मतलब वोल्टेज ज़्यादा है करंट कम है। तो पावर कितनी हो गई V इंटू आई, मतलब कि 5 इंटू 3 मतलब 15 वॉट, ओके। चलो लेकिन मान लो हमारा वोल्टेज 3 वोल्ट हो गया तो आई को तो मजबूरन 5 एम्पियर होना पड़ेगा ना, सॉरी एम्पियर होती ना यूनिट आई की, तो आई को तो मजबूरन एम्पियर में 5 होना पड़ेगा, तभी तो पावर कांस्टेंट रहेगी, है ना। तभी तो पावर क्या रहेगी कांस्टेंट, 3 इंटू 5 हो जाएगा इस बार 15 वॉट। यही समझाना चाह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में ऐसा ही होता है सिस्टम, ठीक है, ओके, ठीक है। ये चीज आ गई तुम्हारी। क्या निकल के क्या आया है, निकल के मेन जो रिजल्ट आया है वो आया है हमारा V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। अब यहाँ पे हम जो है V2 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान सकते हैं E2 के, एंड V1 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान सकते हैं E1 के। बिकॉज ऐसा इसलिए होता है, पूरी तरह से इक्वल कब होंगे, आइडियल केस में, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल इसलिए होते हैं क्योंकि देखो वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की तो वो कॉपर की बनी होती है, कॉपर इज अ मेटल। तो भाई कि हर मेटल में रेजिस्टेंस, वैसे कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ना। तो इस वजह से रेजिस्टेंस कम है, और कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं लीकेज रिएक्टेंस, ये सब चीज़ें, तो ये बहुत नेग्लिजिबल होती है, नेग्लिजिबल इतनी ही होती हैं कि इनको अनदेखा कर सकते हैं, इनको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे पढ़ोगे क्या होता है, इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं V2 की जगह लिख दो E2 और V1 की जगह लिख दो E1, दोनों बराबर, ये हो गया। अब आपने पढ़ा था एक चीज कि E2 अपॉन E1 बराबर होता है किसके, N2 अपॉन N1 के। तो अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये तो इसके बराबर हो जाएगा ना। ओके डन, बस खत्म। ये हमारा कांस्टेंट पावर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन तक का सब खत्म हो गया। अब इसके आगे जो नेक्स्ट आएगा टॉपिक वो है हमारा नो लोड ट्रांसफॉर्मर, या फिर ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड, उसका हम पढ़ेंगे। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। यहाँ तक आपको वीडियो देखने तक जो भी ना समझ में आया हो बताइएगा, मैं उसको दोबारा से समझाने का प्रयास करूँगी। थैंक यू गाइज।